आज के इस वीडियो में हम फ्रांस के प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले प्रेसिडेंशियल टर्म डिस्कस करेंगे। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, प्रोसेस के थ्रू उसे इलेक्ट किया जाता है। एंड देन हम फ्रांस के प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर्स। और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अब प्रेसिडेंट को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में मेनली टू फॉर्म्स है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सेकंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। बट फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इट मीन्स, अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम मीन्स कि फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे कंबाइन। यानी फ्रांस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, विच मीन्स कि फ्रांस के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म दोनों के एलिमेंट्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आप सेकंड सेंटेंस देख ली, वो कहता है कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज विच कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ बोथ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्रांस क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब हम फ्रांस के प्रेसिडेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल 2 में, जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 19 तक, ये जो आर्टिकल है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल 2 में, ये डिफाइन करते हैं कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए फ्रांस में। यानी टाइटल 2 ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 19 तक ये डिफाइन करते हैं कि प्रेसिडेंट, जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उनका रोल क्या होना चाहिए, उनके पावर्स क्या होने चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके साथ जो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है, वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। और नेक्स्ट, इसी के साथ प्रेसिडेंट ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के जो 3 ब्रांचेस है, या गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये प्रॉपरली वर्क करे। अब इस स्लाइड में हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या डिस्कस किया। अगर हम इसको समराइज करें कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 19 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें ये डिफाइन करते हैं रोल, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी के साथ हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि फ्रेंच का जो प्रेसिडेंट है, और वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। लास्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि फ्रेंच का जो प्रेसिडेंट है, वो इस चीज को इंश्योर करवाता है कि जो गवर्नमेंट के जो ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच, ये प्रॉपरली वर्क करे। अब अगर हम टर्म की बात करें, यानी प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है फ्रांस में, तो 1958 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टर्म जो पहले थी वो 7 इयर्स। बट 2000 में एक अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के थ्रू ये 7 ईयर से कम करके 5 इयर्स कर दिया गया। यानी 1958 से 2000 तक जो टर्म था वो कितना था, 7 इयर्स था। बट 2000 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के होने के बाद अब जो प्रेसिडेंट की टर्म है वो 5 ईयर है। यानी अब जो प्रेसिडेंट की जो टर्म है फ्रांस में वो 5 इयर्स है। अब इसलिए रीजन क्या थी, यानी क्या रीजन थी कि प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 7 ईयर्स से 5 इयर्स किया गया। तो उसकी जो बेसिक रीजन है वो ये कि नेशनल असेंबली का जो टर्म है, यानी नेशनल असेंबली के मेंबर्स का जो टर्म है वो क्या है, 5 इयर्स। इसीलिए प्रेसिडेंट का जो टर्म है उसे 7 इयर्स से 5 इयर्स किया गया, क्योंकि नेशनल असेंबली का जो टर्म है वो कितना है, 5 इयर्स है। बट इसके पीछे एक और रीजन भी है। वो रीजन ये है टू प्रिवेंट द कोहिबिटेशन। अब अगर आप देख लें कि रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ कोहिबिटेशन एंड क्रिएटिंग क्लियरर गवर्नमेंट कोहेरेंस। अब ये कोहिबिटेशन क्या है, ये कोहिबिटेशन, ये जो कंसेप्ट है ये हम आगे जाके डिस्कस करें। बट यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ ये माइंड में रखना है
कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के टर्म को इसलिए कम किया गया है 7 से 5 ईयर्स इसलिए किया गया है क्योंकि नेशनल असेंबली का भी जो टर्म है वो कितना है 5 ईयर्स है। अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने टर्म को डिस्कस किया, प्रेसिडेंशियल टर्म को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है कि हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है फ्रांस में। अब देखिए फ्रांस में 2 राउंड वोटिंग सिस्टम होता है जिसे हम रन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं, जिसके थ्रू वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यानी फ्रांस में प्रेसिडेंट को किस तरह इलेक्ट किया जाता है? फ्रांस में प्रेसिडेंट को 2 राउंड वोटिंग सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। अभी ये 2 राउंड वोटिंग सिस्टम है क्या? ये 2 राउंड वोटिंग सिस्टम में अगर अगर कोई भी कैंडिडेट मोर देन 50% वोट ले जाए तो वही प्रेसिडेंट बनेगा। यानी 2 राउंड वोटिंग सिस्टम में जो कैंडिडेट मोर देन 50% वोट लेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। बट हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे फर्स्ट राउंड को भी, सेकंड राउंड को भी। अब 2 राउंड सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि 2 राउंड सिस्टम है क्या। यहाँ तक तो हम लोगों ने इसे बेसिक समझा कि फ्रांस में 2 राउंड वोटिंग सिस्टम होता है जिसे हम रन ऑफ सिस्टम कहते हैं, जिसके थ्रू वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और कोई भी कैंडिडेट जो मोर देन 50% वोट ले वही प्रेसिडेंट बन सकता है। अब 2 राउंड वोटिंग सिस्टम में अगर हम फर्स्ट राउंड को देख लें, देखिए फर्स्ट राउंड में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो compete करते हैं। अब फर्स्ट राउंड में अगर किसी एक कैंडिडेट ने मोर देन 50% वोट लिए, यानी फर्स्ट राउंड में अगर किसी एक कैंडिडेट ने मोर देन 50% वोट लिए तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा और इलेक्शन यहाँ पर एंड, यानी यहाँ पर इलेक्शन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, compete करते हैं। अब अगर फर्स्ट राउंड में किसी एक कैंडिडेट ने मोर देन 50% वोट लिए तो ये राउंड यहाँ पर खत्म, इलेक्शन भी यहीं पर खत्म हो जाएगा फर्स्ट राउंड में, और वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट डायरेक्टली बन जाएगा। बट मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन क्या? उसकी रीजन ये कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो जो वोट्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो वोट्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं और कोई भी कैंडिडेट एब्सोल्यूट या मोर देन 50% वोट नहीं ले पाता क्योंकि वोट्स स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब अगर कोई भी कैंडिडेट मोर देन 50% अब अगर कोई भी कैंडिडेट मोर देन 50% वोट नहीं ले पाता तो तब क्या होता है? तो तब सेकेंड राउंड की तरफ जाते हैं। यानी जब कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में मोर देन 50% वोट नहीं ले पाता तो तब सेकेंड राउंड की तरफ जाते हैं ये लोग। और सेकेंड राउंड में सिर्फ टॉप के 2 कैंडिडेट्स जाएंगे, यानी सेकेंड राउंड में सिर्फ टॉप के 2 कैंडिडेट्स जाएंगे। बाकी जो कैंडिडेट्स है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी। अगर कैंडिडेट ए ने 30% वोट लिया, कैंडिडेट बी ने 28% वोट लिया और कैंडिडेट सी ने 25% वोट लिया, तो राउंड 2 में सिर्फ कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी जाएंगे। जो कैंडिडेट सी और डी है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सिर्फ कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी के दरमियान अब राउंड 2 में फिर से इलेक्शन होगा। और सेकंड राउंड पे जाने से पहले अगर फर्स्ट राउंड का मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, देखिए इलेक्शन जब 2022 में इलेक्शन हुआ फ्रांस में, तो फर्स्ट राउंड में मैक्रोन जो जो कि अभी प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने कितने वोट लिए? 27.85%। और सेकंड जो कैंडिडेट है मेरिन लिपिन, उन्होंने 23.15% वोट लिए। तो सेकंड राउंड में फिर इन्हीं 2 कैंडिडेट्स के दरमियान इलेक्शन फिर से हुआ। तो अब सेकंड राउंड को देखते हैं। सेकंड राउंड का पहला पॉइंट तो हम लोग जानते हैं कि ओनली द टॉप 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम द राउंड 1, यानी फर्स्ट राउंड से सिर्फ टॉप 2 के जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही राउंड 2 में इलेक्शन कर पाएंगे। अभी यहाँ पर चूंकि सिर्फ 2 कैंडिडेट्स है, यहाँ पर चूंकि सिर्फ 2 कैंडिडेट है सेकंड राउंड में, तो इसलिए जो भी कैंडिडेट मोर देन 50% वोट लेगा वो प्रेसिडेंट बन, जो भी कैंडिडेट मोर देन 50% वोट लेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो 2022 के एग्जाम्पल को अगर हम देख ले, सेकंड राउंड में मैक्रोन ने 58.55% वोट ली और प्रेसिडेंट बन गया। और जो सेकंड कैंडिडेट थी उन्होंने 41.45% वोट ली और ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। तो मैक्रोन ने मोर देन 50% वोट लिए इसीलिए वो फ्रांस के प्रेसिडेंट बन गए। तो इस तरह 2 राउंड वोटिंग सिस्टम के थ्रू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। यानी फर्स्ट राउंड में अगर कोई भी कैंडिडेट मोर देन 50% वोट नहीं ले पाता तो फिर सेकंड राउंड होता है। और सेकंड राउंड में जो कैंडिडेट, सेकंड राउंड में सिर्फ टॉप 2 के कैंडिडेट आएंगे। फर्स्ट राउंड के टॉप 2 के कैंडिडेट सेकंड राउंड में आएंगे।
तो सेकंड राउंड में जो मोर देन 50% वोट लेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। इस मेथड के थ्रू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब इलेक्शन से रिलेटेड आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी याद रखना है। देखिए, फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में या फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कोई भी लिमिट नहीं था, यानी एक कैंडिडेट 4 दफा या 5 दफा या 6 दफा प्रेसिडेंट बन सकता था। बट 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया कि फ्रांस में ये कहा गया कि एक कैंडिडेट सिर्फ 2 दफा ही प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लिमिट्स इंट्रोड्यूस करवाएगी कि एक कैंडिडेट सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है कि वहां पर भी सिर्फ 2 बार ही एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि पहले इस चीज पर कोई भी लिमिट नहीं था, एक कैंडिडेट 3 दफा 4 दफा 5 दफा भी प्रेसिडेंट बन सकता था। बट 2008 की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बाद अब सिर्फ 2 दफा ही कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट के पावर्स और फंक्शंस डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर डिस्कस करेंगे, देन एग्जीक्यूटिव पावर एंड देन जुडिशियल पावर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए, प्रेसिडेंट का जो पहला लेजिस्लेटिव पावर है वो है प्रोमोगेशन ऑफ लॉस, यानी अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर दे। अब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर दे तो प्रेसिडेंट के पास 15 डेज है कि वो उन 15 डेज में उस लॉ को अप्रूव कर दे। अब यहाँ पर अगर आप सेकंड सेंटेंस देख ले, वो है कि बिफोर द 15 डे डेडलाइन एक्सपायर्स द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू रिकंसिडर द लॉ। अब यहाँ पर सेकंड सिचुएशन ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसी लॉ को वापस पार्लियामेंट भेजे, प्रेसिडेंट उसी लॉ को वापस पार्लियामेंट भेजे फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को ये कहे कि आप इस लॉ को फिर से रिकंसिडर करो। अगर प्रेसिडेंट कुछ चेंजेस करना चाहता हो उस लॉ में, तभी प्रेसिडेंट ये करेगा। अगर प्रेसिडेंट कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता और प्रेसिडेंट इस चीज पर एग्री है, उस लॉ पे एग्री है, तो वो डायरेक्टली अप्रूव कर देगा। अगर वो एग्री नहीं है और उसके कुछ कंसर्न्स है, तो वो उस लॉ को वापस पार्लियामेंट सेंड करेगा फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। तो सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट का? तो अप्रूव द लॉ। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? लॉज को अप्रूव करते हैं। जब पार्लियामेंट से लॉ पास हो जाए तो तब प्रेसिडेंट ही अप्रूव करता है लॉ को। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का, वो है कि प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अब प्रेसिडेंट के इस लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस है, आपने वो लिमिटेशंस याद रखने हैं। उनमें सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि अगर प्रेसिडेंट किसी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे, सो देन 1 ईयर तक प्रेसिडेंट अगेन डिसॉल्व नहीं कर सकता नेशनल असेंबली को। यानी अगर प्रेसिडेंट किसी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे और फिर से इलेक्शन हो, तो प्रेसिडेंट 1 ईयर के टाइम पीरियड में अगेन उस असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर प्रेसिडेंट ने फिर से डिसॉल्व करना है तो 1 ईयर वेट करना होगा प्रेसिडेंट को, यानी 1 ईयर में 2 टाइम्स वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये पहला लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन ये है कि प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता जब स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई, यानी प्रेसिडेंट जब डिक्लेयर करता है इमरजेंसी, स्टेट में जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता नेशनल असेंबली को। बट ये पॉइंट अगर आप कुछ और स्टेट्स में देख ले, उनमें ही इस तरह है कि अगर अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे तो वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। कुछ स्टेट में ऐसा है, बट फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में प्रेसिडेंट कभी भी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता जब उसने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेटिव पावर है वो ये है कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है नेशनल असेंबली को। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस। उनमें पहला लिमिटेशन हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर लिया तो देन अगेन प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता उसी ईयर में, यानी 1 ईयर में प्रेसिडेंट 2 टाइम डिसॉल्व नहीं कर सकता। उसके साथ नेक्स्ट जो हम लोगों ने लिमिटेशन डिस्कस किया था वो ये था कि अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की हो स्टेट में, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो ये दो लिमिटेशन, एक थर्ड भी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। अब जो थर्ड लिमिटेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपने इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा।
देखिए थर्ड जो लिमिटेशन है वो ये कि द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट, यानी जिसे हम स्पीकर कहते हैं, द स्पीकर ऑफ द सेनेट या चेयरमैन ऑफ द सेनेट, when the president of the senate is serving as an interim president, he cannot dissolve national assembly। अब इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या? देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर फ्रांस में प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, तो जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है, तो प्रेसिडेंट के ऑफिस को फिल करने के लिए सेनेट के जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, सेनेट के जो स्पीकर है वो क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, इंटरम प्रेसिडेंट। अभी ये जो इंटरम प्रेसिडेंट है, ये नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। यानी ये जो इंटरम प्रेसिडेंट है, जो कि सेनेट का स्पीकर बना है, जो कि सेनेट का स्पीकर था पहले या सेनेट का प्रेसिडेंट था, अब जाके इंटरम प्रेसिडेंट बना है ड्यू टू द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये जो इंटरम प्रेसिडेंट है ये नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे प्रेसिडेंट के डिसोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर। और इसी के साथ लास्ट पॉइंट आप ये भी याद रखें कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर दे नेशनल असेंबली को, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है अगर वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करते, तो न्यू जो इलेक्शंस है वो विद इन 20 टू 40 डेज में होने चाहिए, विद इन 20 टू 40 डेज में न्यू इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का वो है एड्रेसिंग द पार्लियामेंट। देखिए 2008 से पहले, यानी बिफोर 2008, प्रेसिडेंट अगर कम्युनिकेट करना चाहते थे लेजिस्लेचर के साथ, यानी अगर प्रेसिडेंट कम्युनिकेट करना चाहते थे लेजिस्लेचर के साथ, तो प्रेसिडेंट एक रिटन मैसेज लिखते थे और वो सेंड करते थे वो मैसेज टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट। यानी प्रेसिडेंट अगर कम्युनिकेट करना चाहते थे पार्लियामेंट के साथ जिसमें नेशनल असेंबली भी है और सेनेट भी है, तो वो एक रिटन मैसेज लिखते थे और वो मैसेज स्पीकर को सेंड किया जाता था, या नेशनल असेंबली के स्पीकर को या सेनेट, और वो मैसेज पर वो स्पीकर उस हाउस में पढ़ता था जोर से, और तमाम जो मेंबर्स थे वो सुनते थे उस मैसेज को, क्योंकि प्रेसिडेंट की तरफ से आया था एक रिटन मैसेज। ये 2008 से पहले ये मैकेनिज्म था, बट 2008 के बाद इस चीज में रिफॉर्म किया गया। 2008 के रिफॉर्म्स के बाद अब प्रेसिडेंट डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है दोनों हाउसेस को, यानी प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुलाएगा। वो जॉइंट सेशन कहाँ पे होगा, पैलेस ऑफ वर्साइल में। पैलेस ऑफ वर्साइल में प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुलाएगा, जिसमें सेनेट के मेंबर्स भी होंगे, जिसमें नेशनल असेंबली के भी मेंबर्स होंगे, और फिर प्रेसिडेंट उन्हें एड्रेस करेगा। अब ये जो एड्रेस है ये प्रेसिडेंट तभी यूज करता है जब कोई इमरजेंसी हो या कोई क्राइसिस हो। नॉर्मल सिचुएशंस में ये एड्रेस यूज नहीं किया जाता। तो इस पावर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि एड्रेसिंग टू द पार्लियामेंट, हम लोगों ने 2008 से पहले यानी बिफोर 2000 क्या सिनारियो था, कौन सा मैकेनिज्म था कि प्रेसिडेंट एक रिटन मैसेज सेंड करते थे, बट 2008 में रिफॉर्म्स हुए और अब प्रेसिडेंट डायरेक्टली ज्वाइंट सेशन बुलाता है पैलेस ऑफ वर्साइल में। पैलेस ऑफ वर्साइल में ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं जिसमें सेनेट के मेंबर्स भी होते हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी होते हैं, और फिर प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उन्हें। अब नेक्स्ट जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का वो है रिक्वेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल रिव्यू। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का मेन फंक्शन क्या था। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो देखी है उसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में उसका मेन फंक्शन ये है कि वो लॉस को देखता है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, और वो इलेक्शन के प्रोसीजर्स को भी देखता है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। तो इसी तरह जब कोई भी लॉ पार्लियामेंट से पास होता है, जब कोई भी लॉ पार्लियामेंट से पास होता है, प्रेसिडेंट उस लॉ को अप्रूव करने से पहले रिफर करते हैं उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की तरफ। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल उस लॉ को एक्सेप्ट कर ले या अप्रूव कर ले कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल उसे अप्रूव ना करे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है या ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो प्रेसिडेंट फिर उस लॉ को अप्रूव नहीं करता। तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी लॉ को रिव्यू करे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के थ्रू। जो भी लॉ पार्लियामेंट से पास हो, उस लॉ को अप्रूव करने से पहले प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस लॉ को रिव्यू करे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का मेन फंक्शन क्या है,
टू रिव्यू द लॉ कि क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे अप्रूव कर दिया जाता है, अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसे अप्रूव नहीं किया जाता बल्कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स थे प्रेसिडेंट के पास जो हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम सबसे पहले अगर देख ले अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और इसी के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को भी। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो इस पॉइंट को देखते हुए आपने याद रखना है कि फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम लोगों ने क्या कहा था कि आपको दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी। तो अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देख लें, वहां पर तो प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर को वहां के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। बट फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में इसके अपोजिट हो रहा है। फ्रांस में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को, और इसी तरह प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं बाकी जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास वो है कि अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है, कि प्रेसिडेंट कुछ और सीनियर्स अपॉइंटमेंट भी करता है। यानी प्रेसिडेंट सीनियर सिविल और मिलिट्री पोजीशन के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, जिसमें हाई मिलिट्री कमांड्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और इसी के साथ जो एम्बेसडर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स एंड हाई मिलिट्री कमांड्स ऑफिसर्स और एम्बेसडर्स और भी बहुत से मेंबर्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, और ये प्रेसिडेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके साथ नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर है फ्रेंच के प्रेसिडेंट के पास वो है कमांडर इन चीफ। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ है। यानी फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो डिफेंस के मैटर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चूंकि वो कमांडर इन चीफ है, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस उसके अंडर ही काम करती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, वो कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का। इसी के साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास वो है ट्रीटी निगोशिएशन एंड रेटिफिकेशन। यानी प्रेसिडेंट ट्रीटीज को रेटिफाई कर सकता है, प्रेसिडेंट डिफरेंट ट्रीटीज को अप्रूव कर सकता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि प्रेसिडेंट जब ट्रीटीज को अप्रूव करता है तो प्राइम मिनिस्टर का साइन भी इम्पोर्टेंट है। यानी प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर भी इम्पोर्टेंट है उन ट्रीटीज। अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव किए तो उस पर प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर भी होना मस्ट है, जिसके बाद फिर वो ट्रीटी क्या हो जाती है, अप्रूव हो जाती है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट के पास ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कि वो ट्रीटीज को रेटिफाई कर सकता है, मींस कि वो ट्रीटीज को अप्रूव कर सकता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी फिर साइन करता है अप्रूव करने के लिए। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्कस किया। अब देखते हैं इमरजेंसी पावर्स, कि क्या प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स है या नहीं। देखिए, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ही इमरजेंसी पावर्स होती है। यानी प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी। यानी फ्रांस में सिर्फ प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। बट इसके दो कंडीशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कंडीशंस भी डिफाइन किए कि इन कंडीशंस में ही इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। उसमें सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कि प्रेसिडेंट सिर्फ उस वक्त ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब सीरियस थ्रेट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक हो, या सीरियस थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन हो, या थ्रेट टू द टेरिटरी ऑफ द नेशन हो, या लास्ट में थ्रेट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट। यानी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दो ऐसे कंडीशंस है जिन कंडीशंस में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। उसमें पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन अगर आप सेंटेंस पढ़ ले इसका, कि देयर मस्ट बी अ ग्रेव थ्रेट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिपब्लिक, द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन, द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स टेरिटरी और द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। यानी सिर्फ इन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस को कोई थ्रेट हो, अगर इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट हो, या अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी डेंजर में हो, तभी जाकर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है।
इसी की तरह सेकंड कंडीशन क्या? सेकंड जो कंडीशन है वो बहुत सिंपल है। सेकंड कंडीशन है कि अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे, तब भी प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है, तब भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये वो दो कंडीशंस थे जिनकी बेसिस पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। बट इस इमरजेंसी पावर के ऊपर एक लिमिटेशन भी है। ये लिमिटेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन हम इसे रिपीट कर देते हैं कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, तब प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तब प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये एक लिमिटेशन है प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर के ऊपर। अब लास्ट, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसमें आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करे। यानी प्रेसिडेंट जो है, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है, वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करेगा। किस चीज़ से? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेयर ना करे जुडिशियल प्रोसीजर्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल पावर है फ्रांस के प्रेसिडेंट की। यानी फ्रांस का प्रेसिडेंट ये इंश्योर करेगा, या आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटेक्टर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। यानी आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को ऐसा कह सकते हो कि ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 64। लास्ट जो जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो है कि 1958 के फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक हैज द राइट टू ग्रांट पार्डन्स। यानी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, द राइट टू ग्रांट पार्डन्स। अब पार्डन मींस जब प्रेसिडेंट ऑफिशियली किसी कन्विक्टेड क्रिमिनल को माफ कर दे या उसके पनिशमेंट को रिड्यूस कर दे। और ये जो पार्डन है इस पे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी साइन करते हैं अप्रूवल के लिए। तो ये भी एक जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को डिस्कस किया।